अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आई मेंट फॉर पीडियाट्रिक्स नर्सिंग अ ganglionic megacolon. This topic is very important in your examinations as well as in your lower set point of view. अब ये ganglionic megacolon क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज दिस ganglionic एंड ये फिर कोलन एनलार्ज क्यों होता है. A ganglionic megacolon. This ganglionic megacolon, first of all, हम जाएंगे definition की. This is a congenital disorder in pediatrics. That is congenital absence of ganglionic cells. Congenital absence of ganglionic cells and multiplexes of distal intestines. यानी कि यहाँ पे ये यूजुअली होता है कॉलन या लार्ज इंटेस्टाइन्स में. ये किसी भी पार्ट में हो सकता है बट मोस्ट कॉमन साइट इज डिस्टल इंटेस्टाइन्स. अगर हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स की ओर, देयर आर सो मेनी पार्ट्स, ascending column, transverse column, descending column, but last वाला जो पार्ट होता है that is sigmoid column. So most commonest site यही होती है sigmoid column और जिसको हम बोलते हैं recto-sigmoid area. Recto-sigmoid area. ये डिसऑर्डर यूजुअली यहीं पे होता है. अब इसमें क्या होता है? यूजुअली यहाँ पे जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, माइंटिक प्लेक्सेस जो यहाँ पे होते हैं या जिनको हम बोलते हैं गैंग्लियनिक सेल्स, वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं इन सिग्मॉइड कोलन. यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जिस एरिया में एब्सेंट होते हैं गैंग्लियनिक सेल्स. और गैंग्लियनिक सेल्स हमें पता ही है बेटा, गैंग्लियनिक सेल्स कैरी करता है माइंटिक प्लेक्सेस. उनकी जो फंक्शन होती है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेस्टाइनल मूवमेंट. They are responsible for intestinal movement. So अब अगर यहाँ पे absence of ganglionic cells होगा, अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? There will be no movement. There will be no intestinal movement. यानी कि यहाँ पे जो ये एरिया में जो एनसर्कल कर रहा हूँ, इस एरिया पे कोई मूवमेंट नहीं होगी. स्टॉप. मूवमेंट नहीं होगी. This is a ganglion. ये हमने समझाया है a ganglion. उसके बाद हम बात करेंगे ये कोलन एनलार्ज कैसे होता है. इस डिजीज का दूसरा नाम है मेगाकोलन. ये मेगाकोलन कैसे हो सकता है? मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं होती है. जब इंसान कंटिन्यूअसली फूड खाता है, फूड पहले स्टोमक माउथ में जाता है, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन्स, ascending colon, transverse colon, descending colon. जब फूड यहाँ तक पहुंच जाता है, जब फूड यहाँ तक पहुंच जाता है, इसके बाद रास्ता बंद है, क्योंकि यहाँ पे फिर नर्वस टिश्यूज नहीं है. ऑब्वियसली जहाँ पे नर्वस सप्लाई होती है, जिस पार्ट पे नर्वस सप्लाई होती है, वही पार्ट काम करता है. यहाँ पे फिर उसके बाद मूवमेंट नहीं होती है. जब यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट एनलार्ज होता है, ये वाला पार्ट एनलार्ज होता है. उसके बाद इस जब ये वाला पार्ट एनलार्ज हो गया कंटिन्यूअसली, फिर ये वाला पार्ट भी एनलार्ज हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा कोलन ही एनलार्ज होता है. इसीलिए हम इस डिजीज का दूसरा नाम बोलते हैं मेगाकोलन. तीसरा नाम भी है इस डिजीज का, दैट इज हिर्शफैल्स डिजीज. हिर्शफैल्स डिजीज, इसको हिर्शफैल्स डिजीज इसलिए बोलता है, एक पर्सन ऐसा था जिसने पहले आइडेंटिफाई किया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसलिए इस डिजीज का तीसरा नाम है हिर्शफैल्स डिजीज. पहला नाम है गैंग्लियनिक मेगाकोलन, दूसरा नाम है मेगाकोलन, तीसरा नाम है हिर्शफैल्स डिजीज. उसके बाद हम देखेंगे यूजुअली इस डिजीज जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन विल बी डिस्टेंडेड. एब्डोमेन डिस्टेंडेड क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं वो एनलार्ज होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दिस एब्डोमेन विल बी डिस्टेंडेड. जब एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, इसकी फिर एक शेप बन जाती है. इन दिस डिजीज यहाँ पे शेप ऑफ द एब्डोमेन बन जाती है स्कैफोल्ड शेप.
सो सिकाफाइड शेप्ड एब्डोमेन जो बन जाता है दैट इज इन द केस ऑफ एगेंटियनिक मेगाकोलन। उसके बाद जहां पे जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर यूजुअली इन केस ऑफ न्यूनेट्स वो पास नहीं करते हैं फीकल मैटर, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर ये प्रेशर आ जाता है बिकॉज ऊपर वाले जो हिस्सा होता है जो गैंग्लियनिक पार्ट हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स, क्योंकि यहाँ पे डिजीज, यहाँ पे पोर्शन जो अफेक्ट होता है दैट इज सिग्माइड कोलन, वहां पे नर्व सप्लाई नहीं होती है, बट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पे कंटिन्यूअसली इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेशर आ जाता है। किस पे प्रेशर आ जाता है? इसी सिग्माइड कोलन पे। जब इस सिग्माइड कोलन पे प्रेशर आ जाता है सो समटाइम्स जहां पे हो सकता है पास ऑफ फीकल मैटर, यहां पे हो सकता है पास ऑफ फीकल मैटर बिकॉज ऑफ प्रेशर। वहां पे कौन सी टाइप ऑफ स्टूल्स प्रेजेंट होते हैं? दैट स्टूल्स विल बी लाइक रिबन। सो यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं रिबन लाइक स्टूल्स। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ हिर्शफेल्ड्स डिजीज दैट इज यहां पे बन जाता है रिबन लाइक स्टूल्स। अब ये रिबन लाइक स्टूल्स कैसे बन जाता है? ऑलरेडी मैंने बोला है रिबन लाइक स्टूल्स इसलिए बोलता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड इनटेक। उसके बाद यहाँ पे फीकल मैटर जमा होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। उसके बाद जो यहाँ पे अफेक्टेड पोर्शन होगा सिग्माइड कोलन, वहां पे प्रेशर आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हो सकता है इवैक्यूएशन ऑफ द फीकल मैटर, जहां पे स्टूल्स बन सकते हैं रिबन लाइक स्टूल्स। उसके बाद हम जिक्र करेंगे अबाउट कॉजेस। कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? कॉजेस यहां पे हो सकते हैं मैटरनल इंफेक्शन, यहां पे कॉज हो सकता है मैटरनल इंफेक्शन। यहां पे कॉजेस हो सकते हैं सेकंड कॉज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। एज पर रिसर्च सजेस्ट्स 2002 में एक रिसर्च किया गया था बेटा कि यहां पे अगर दो जीन्स, दो प्रोटीन्स मिलते हैं, दे इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है हिर्शफेल्ड्स डिजीज। अब यहां पे आपको जानना है कि कौन कौन से प्रोटीन्स, उनको कौन जीन्स एनकोड करता है जिसकी वजह से हो सकता है हिर्शफेल्ड्स डिजीज। नंबर फर्स्ट प्रोटीन इज RET प्रोटीन, जिसको एनकोड करता है क्रोमोसोम नंबर 10। उसके बाद नंबर सेकंड प्रोटीन यहां पे होता है EDNRB, जिसको जो होता है प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 3। जब ये ऐसे रिसर्च किया गया है, जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, यहां पे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, यहां पे ऑल्टरेशन होता है जिसकी वजह से वहां पे गैंग्लियनिक सेल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है हिर्शफेल्ड्स डिजीज। दिस इज अनदर कॉज ऑफ गैंग्लियनिक हो सकता है बिकॉज ऑफ टेराटोजेनेसिटी, टेराटोजेनिक इफेक्ट होगा। ये किससे होता है? यूजुअली टेराटोजेनेसिटी होता है बिकॉज ऑफ ड्रग्स। जब मदर इनटेक करते हैं ड्रग्स, उसके बाद फीटस पे अगर कुछ असर पड़ गया, उसका बैड इफेक्ट पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं टेराटोजेनेसिटी। यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स इफेक्ट कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट वन इज वाल्पोरिक एसिड। दूसरा ड्रग यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कर सकता है? दैट इज थैलिडोमाइड। एंड नंबर थर्ड इज कार्बामेज़पाइन। इनकी वजह से भी ऑल्टरेशन हो सकती है, इनकी वजह से भी हो सकता है हिर्शफेल्ड्स डिजीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉज ऑफ गैंग्लियनिक मेगाकोलन। उसके बाद हम जाएंगे बेटा साइंस एंड सिम्टम्स की ओर। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द नियोनेट्स एंड चिल्ड्रंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे नियोनेट्स। मैंने पहले ही बोला यहां पे अगेन गैंग्लियनिक पार्ट ऑफ सिग्माइड कोलन जो होता है वहां पे इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं होगी। सो यहां पे क्या होगा? नो मूवमेंट होगी। फर्स्ट कार्डिनल साइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, first cardinal sign among neonates will be that neonates will unable to pass meconium within 36 to 48 hours after birth। यानी कि पहले 48 घंटे में अगर कोई नियोनेट इन्फेंट पास नहीं करेगा मेकोनियम, तब हम बोल सकते हैं दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ हिर्शफेल्ड्स डिजीज।